पंछी अपने मन में ही बोली, क्या होता रहता है उसे। अपने मन में इतना कह उसके साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शौर्य पंछी को अपने मेंशन के अंदर लेते हुए आने लगा। तभी हॉल में भटक रहा आर्यन हैरानी से देख खुद में ही बोला, अब क्या हुआ दोनों के बीच, दोनों कभी नॉर्मल क्यों नहीं दिखते मुझे। वो खुद में बोलते हुए दोनों को देखने लगा। वही शौर्य पंछी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, आज 12 बजे तुम 18 साल की होने वाली हो और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। ये सुन पंछी उसे हैरानी से देखने लगी। उसे तो खुद ही याद नहीं था उसका बर्थडे है। शौर्य पंछी को अपने साथ अपने कमरे में ले जा बोला, पंछी अपनी दोस्तों से बात कर लो और मेरा यहीं इंतजार करना, यहाँ से हिलना भी मत। अपने बात को कहने के बाद शौर्य कमरे से बाहर निकल गया। फिर मिहिर को कॉल कर दिया। मिहिर वापस रिटर्न आ रहा था विवेक के साथ। मिहिर का फोन कार के बोनट पर रखा हुआ था। जब उसका फोन बजा तो विवेक मिहिर का फोन बोनट से उठा। शौर्य का कॉल आता देख मिहिर से बोल पड़ा, मिहिर बॉस का कॉल आ रहा है। मिहिर ने टाइम देखा फिर उसे कॉल उठाने को कह दिया। विवेक फोन उठा कॉल स्पीकर पर कर दिया। तभी शौर्य का कठोर आवाज दोनों के कानों में पड़ा, 12 बजने में 5 घंटे बचे हैं। यस बॉस, मिहिर ने इतना ही कहा था। तभी शौर्य आगे कुछ ना बोल बस फोन कट कर दिया। फिर आर्यन के पास जा उसे ढेर सारा काम थमा दिया। उसे काम देने के बाद वो बाहर चला गया। तभी आर्यन अपने मन में ही बोला, भाई मेरे लिए तो आज तक ये सब नहीं किए हैं, पर उस लिटिल डेविल के लिए इतना कुछ कर रहे, भाई भाई ना रहा। उदासी से भरा मुंह बना आर्यन इतना कह अपने सड़े हुए मुंह को बनाए ही शौर्य का दिया काम करने लगा। वही रूम में बैठी पंछी अपनी दोनों दोस्तों से फोन पर बातें किए जा रही थी। क्या पंछी तू हम दोनों के साथ बर्थडे नहीं बनाएगी। ऐना का बात सुन पंछी बोली तो बोले क्या, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ रात में ही कुसुम वैभव और उन दोनों के साथ ईशानी मुंबई जाने के लिए निकल चुकी थी। वैभव कुसुम ने सोचा था सुबह सुबह ही दोनों पंछी को उसके हॉस्टल जा सरप्राइज देंगी। वैभव ने पहले ही शौर्य को ये बात बता दिया था ताकि शौर्य जो भी उसके लिए रात भर करे सुबह सुबह उसे हॉस्टल छोड़ दे। पंछी अपने दोस्तों से बात कर फोन रख दी। वही शौर्य पंछी के हॉस्टल जा वार्डन से बात किया। फिर ऐना और प्रीता दोनों को बुला लिया। दोनों को जब ये बात पता चला था तो दोनों ही हैरान थी। दोनों नीचे आ गई तो शौर्य दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। तीनों कार में जा बैठ गए थे। कार में बैठने के बाद शौर्य ने कार स्टार्ट कर दिया। वही प्रीता शौर्य के आंखों में पंछी के लिए इतना सारा प्यार देख अपने मन में ही बोली, शौर्य भैया पंछी के लिए एकदम परफेक्ट है, काश कुणाल का मैटर खत्म हो मुझे भी मेरा परफेक्ट मैन यश मिल जाए। अपने मन में ही इतना कह वो ये सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ मिहिर विवेक दोनों ही शौर्य ने जो गिफ्ट का लिस्ट बना उसे पहले ही भेज दिया था। वो लिस्ट में लिखा एक एक सामान मॉल में जा लेने लगा। करीबन 15 मिनट बीत चुका था। मेंशन आने के बाद शौर्य दोनों को समझा दिया। फिर दोनों के साथ शौर्य मेंशन के अंदर जाने लगा। शौर्य ने सोच लिया था इस बार का बर्थडे पंछी के लिए उसके सभी बर्थडे से बहुत खास बना देगा। तीनों मेंशन के अंदर आ चुके थे। तभी डेकोरेशन कर रहा आर्यन का नजर ऐना पर पड़ा। ऐना को देखते ही उसे ऐना को किया गया किस याद आ गया। किस याद करते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। फिर सब मिलकर डेकोरेशन करने लगे। वही पंछी कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो उसने अपना फोन लिया और शौर्य का नंबर निकाल फोन लगा दी। शौर्य डेकोरेशन कर रहा था। जब उसका फोन बजा तो वो अपना फोन निकाल देखा। पंछी का कॉल आता देख कॉल उठाने की जगह बाकियों से बोल पड़ा, तुम लोग डेकोरेशन करो मैं पंछी के पास जाता हूँ। इतना कह वो अपने रूम जाने लगा। वही आर्यन ऐना दोनों ने एक साथ एक ही बलून पर अपने हाथ को रखा। तभी दोनों का नजर मिला। वही आर्यन का तो नजर उसके होंठ पर जा टिक गया था। आर्यन को अपने तरफ देखता पा ऐना झट से अपने नजरों को झुका ली। वही आर्यन अपने हाथ को पीछे कर अपने आंखों पर अपने हथेली को रख अपने मन में ही बोला, हो क्या गया है मुझे, क्यों मैं इस बच्ची के तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ खुद में। इतना कह अपने हाथ को हटा उससे दूर हो कुछ और काम करने लगा। वही कमरे में शौर्य गया तो उसे देख पंछी पूछ पड़ी, कहाँ गए थे तुम। पंछी के सवाल पर उसके करीब जा शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, मिस कर रही थी मुझे। शौर्य के इस सवाल पर पंछी अपने नजरों को बस झुका ली। तभी शौर्य उसके चेहरे को ऊपर कर बोला, मुझसे शादी करोगी क्या। पंछी ने हैरानी से बोला। तभी शौर्य उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ से मिला, प्यार से चूमने लगा। प्यार से चूमते हुए शौर्य उससे बेड पर लेटा, उसके ऊपर ही लेट उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ पंछी के सीने के पास ले जा उसके शर्ट के बटन को एक एक कर खोलने लगा। तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ ली।
तो शौर्य उसके होंठ की ओर प्यार से पेशेंटली चूमने लगा तो पंछी का हाथ उसके हाथ पर ढीला हो गया। वही उसके हाथ के ढीला होते ही शौर्य उसके शर्ट के सारे बटन को एक एक कर खोल उसके होंठों को चूमना बंद कर उसके कोमल शरीर को देखने लगा। शौर्य जब उसके शरीर को देख रहा था तो पंछी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही शौर्य उसके गोरे जिस्म पर काले इनर को देख उसके आंखों में पंछी को अपना बनाने का लालसा जागने लगा। वो अपने हाथ उसके इनर के पास ले जा उसे उसके जिस्म से जैसे ही उतारा, पंछी अपने दोनों हाथ से ढकने वाली थी, पर शौर्य उसके दोनों छोटे हाथ पकड़ उसके हाथ को उसके सीने से साइड कर अपने होंठ उसके सीने के पास ले जा चूमने लगा। शौर्य के चूमने से पंछी अपने आंखों को कसके बंद कर ली और उसके मुंह से मीठा आवाज निकल गया, आह। शौर्य प्लीज रू। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही शौर्य अपना हाथ उसके कोमल होंठों के पास ले जा बंद कर उसके शरीर को चूमने लगा। शौर्य के ऐसे करने से उसका आवाज तो दब जा रहा था, पर उसके शरीर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। तभी शौर्य उसे चूमना बंद कर उसे अपने बाहों में भर बोला, लिटिल थिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश होता भी क्यों नहीं, पंछी ने आज उससे पहली बार जो कहा था वो उससे प्यार करती है। वही अपने जज्बातों को जाहिर करने के बाद पंछी भी बहुत खुश थी। वो अपने हाथ शौर्य की गर्दन पर घुमा उसे कसके पकड़ ली। तभी उसके दिमाग में सवाल चलने लगा। वो पूछ पड़ी, तारा दी के करीब तुम कितनी? इतना कह वो रुक गई। उसके आधे किए सवाल का जवाब शौर्य उसे अपने बाहों में भरे ही बोला, लिटिल थिंग, आज के लिए और कोई सवाल नहीं, नहीं तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बस तुम्हें अपना बना लूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। शौर्य का ये बात सुन पंछी कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर बोल पड़ी, हम दोनों के बीच तो सब कुछ हो चुका है ना। ये कहते हुए पंछी का चेहरा लाल हो चुका था। तभी शौर्य अपने चेहरे को उठा, पंछी के आंखों में देख बोला, जब तक तुम ना चाहो मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, लिटिल थिंग। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने मन में ही बोली, चाहती तो हूँ पर पता नहीं क्यों एक डर सता रहा है। अपने मन में इतना कहने के बाद अपने आंखों को बंद कर बोली, मेरे साथ ऐसे ही रहो। ये सुन शौर्य उसे अपने बाहों में समा लिया और उसके साथ वैसे ही लेटा रहा। वही दूसरी तरफ एलेक्स ईशानी को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, पर पहले तो ईशानी कॉल नहीं उठा रही थी, पर अब उसका फोन बंद बता रहा था। बेचारा करे तो करे क्या, उसने आखिर में मिहिर को कॉल कर दिया। मिहिर विवेक के साथ अब भी गिफ्ट्स ही खरीद रहा था। तभी उसका फोन बजा तो अपने फोन को निकाल देखा, एलेक्स का कॉल आता देख मिहिर विवेक को लेने का बोल खुद साइड में चला गया था। साइड में जाने के बाद वो एलेक्स का जैसे ही कॉल उठाया, एलेक्स उसे कहने भी नहीं दिया और खुद बोलना शुरू कर दिया, मिहिर, ईशानी पहले मेरा कॉल नहीं उठा रही थी और अब उसका फोन बंद बता रहा है, वो कैसी है, ठीक तो है ना? एलेक्स के बेसब्री से भरे सवालों को सुन मिहिर गहरी सांस भर बोला, वो ठीक है और वो वैभव कुसुम जी दोनों के साथ मुंबई आ रही है, इसलिए फोन ऑफ है। मिहिर का बात सुन हैरानी से एलेक्स पूछ पड़ा, मुंबई पर क्यों? पंछी के बर्थडे के लिए, अब मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। अपने बात को कहने के बाद मिहिर फोन रख दिया। वही दूसरी तरफ एलेक्स परेशान हो इधर उधर परेशान हो घूमे जा रहा था, साथ ही खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है, और मेरे बिना ही पंछी का बर्थडे सब बना रहे हैं, कितने बुरे हैं सब। इतना कह गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था एलेक्स। लास्ट में उसने भी डिसाइड किया, मैं भी जाऊंगा और ईशानी को तो मैं वही जाकर देखूंगा। इतना कह अपने लिए टिकट बुक करवाने लगा। वही दूसरी तरफ मुंबई में मिहिर एलेक्स का लेने हो गया तो दोनों मॉल से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ गए। कार में बैठने के बाद मिहिर कार स्टार्ट कर चुका था। वही ऐना सजा ही रही थी, तभी उसे अपने ड्रिल किया हुआ सीन याद आने लगा। जैसे ही उसे उसके और आर्यन के किस का सीन याद आया, ऐना की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने मुंह को फाड़ अपने हाथ को अपने मुंह पर रख हैरानी से आर्यन को देखी। तभी आर्यन का नजर भी ऐना पर गया। ऐना को देख उसे समझ आ गया, ऐना को सब कुछ याद आ चुका है। वो अपने नजरों को फेर लिया, वही ऐना शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। कुछ वक्त के बाद मिहिर विवेक के साथ मेंशन आ गया। मेंशन आने के बाद मिहिर जो ड्रेस पंछी के लिए लेकर आया था उसे शौर्य के कमरे में जा शौर्य को देने चला गया। वही आर्यन और ऐना दोनों ही अपनी नजरों को एक दूसरे से चुराने लगे। मिहिर शौर्य के कमरे के पास जा दरवाजा नॉक किया। अंदर बिस्तर पर एक दूसरे के पर समाये शौर्य पंछी दोनों ही दरवाजे की तरफ देखी। फिर पंछी अपने हालत को देख बोल पड़ी, हटो, कोई आया है, अगर ऐसे कोई देख लिया तो। पंछी के चेहरे पर आए घबराहट को देख शौर्य मुस्कुराते हुए उससे दूर हो कंबल पंछी पर ढक बेड से नीचे उतर बोला, ऐसे ही रहना। इतना कह दरवाजे के पास जा दरवाजे को खोल अपने कोल नजरों से मिहिर की तरफ देखा। शौर्य की नजर को देख मिहिर समझ गया था वो उसका बेहद खूबसूरत लम्हा बर्बाद कर दिया होगा।
वो झट से कपड़े का बैग आगे बढ़ा, बोला, बॉस वो मैं सिर्फ ड्रेस देने आया था। ये सुन शौर्य उसके हाथ से ड्रेस ले बोला, नीचे देखो सब ठीक चल रहा है कि नहीं, और टेरेस पर जो करने बोला था वो अच्छे से होना चाहिए। यस बॉस। इतना कह शौर्य कमरे के दरवाजा को बंद कर दिया तो मिहिर चला गया। वही शौर्य पंछी के पास जा उसके तरफ देख, उसके कंबल को उसके शरीर से हटा, उसके जिस्म को देखा, फिर ड्रेस उसकी तरफ बढ़ा, बोला, आज की रात तुम्हारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात होगा लिटिल थिंग। शौर्य की बातों को सुनते हुए शौर्य के हाथ से ड्रेस का बैग ले पूछी, ये क्या है, खोल कर देखो। ये सुन पंछी झट से बैग को खोली, उसके अंदर ड्रेस देख, वो ड्रेस निकाल, ड्रेस को खोली, रेड ब्यूटीफुल गाउन को देख, पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। शौर्य उसके पास आ उसके मुस्कुराते चेहरे को अपने हाथ में भर, बोला, 12 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक मुझे तुम रेडी चाहिए। ये सुन पंछी बस मुस्कुरा दी। वही शौर्य उसके मुस्कुराते होंठों को प्यार से चूम कमरे से बाहर जाने लगा। वही दूसरी तरफ एना पूरे हॉल को सजाते हुए देखी कि बहुत लोग आ चुके हैं, तो वो मेंशन से बाहर गार्डन के पास चली गई। उसे जाता देख आर्यन भी उसके पीछे पीछे चला गया। वही प्रीता अब भी लगी हुई थी, प्रीता का साथ विवेक दे रहा था। वही मिहिर टेरेस पर डेकोरेशन कर रहा था। तभी उसे अपने और विवेक के लिए भी ऐसा ही प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट एक्सपेंड करने का प्लान करने लगा। वही गार्डन में एना इधर उधर घूमते हुए उस किस के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी आर्यन उसके पास आ गया, तो जैसे ही एना मुड़ी आर्यन के सीने से जा टकराए तो वो झट से दूर हो उसकी नज़र से अपने नज़र को मिलाई, फिर झट से हटा जाने को थी। तभी आर्यन उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया। आर्यन के ऐसा करने से एना उसके आंखों में देखने लगी। तभी उसके आंखों में देखते हुए आर्यन बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्यों तुम्हें किस किया था, पर प्लीज उस दिन को भूल जाओ। इतना कह उसके हाथ को आर्यन छोड़ जाने को हुआ। तभी एना पूछ पड़ी, आप मुझसे प्यार करते हो? एना सवाल करने के बाद बहुत नर्वस थी। कहीं ना कहीं उसे आर्यन पसंद आने लगा था और वो चाहती थी आर्यन उसे पसंद करे, पर सवाल करने के बाद अगर जवाब उसे जो चाहिए वो ना मिले तो एना का दिल टूट जाएगा। एना के सवाल पर आर्यन उसकी तरफ देख बोला, नहीं। आर्यन का जवाब सुन एना का दिल आखिर में टूट ही गया। अपने बात को कहने के बाद आर्यन फिर जा रहा था। तभी एना अपने सिर को झुकाए उदासी से फिर बोल पड़ी, एना में कोई कमी है क्या? क्या एना खूबसूरत नहीं, या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? एना की बातों को सुन आर्यन के बढ़ते कदम रुक गए और वो पीछे मुड़ उसे देखते हुआ ही बोला, तुम अभी बच्ची हो। आर्यन के बातों को सुन एना अपने सिर जो झुका मिमियाते हुए बोली, पंछी भी तो मेरे एज की ही है। पर इतना कह वो शांत हो गई। तभी आर्यन उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने करीब ला, उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख, अपने अंगूठे को उसके होंठ पर रख, उसके होंठों पर सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम में तो कोई भी कमी नहीं है, पर आई एम बैड बॉय के साथ रहना चाहती हो। इतना कह उसके होंठों को चूमने जा रहा था। तभी एना उसे खुद से दूर कर दी। एना के ऐसा करने से आर्यन उसे देख फ्लाटी मुस्कान देते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझे लड़कियों से सिर्फ एक चीज चाहिए, बाकी प्यार व्यार पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, अगर ये चाहिए तो बोलो। अपने बातों को कहने के बाद वो उसे छोड़ जाने लगा। वही एना बस उसे देखती रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पंछी रेड गाउन पहन हल्का मेकअप कर ली थी। रेड गाउन में वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो अपने चेहरे को शीशे में देखी और एक पल के लिए अपने पिता के साथ बिताए जन्मदिन की यादों में खो गई। पास्ट राकेश रेड कलर का प्यारा सा खिला फ्रॉक लेकर आया, साथ ही तितली के बड़े से पंख और स्टिक भी। जब पंछी ड्रेस को देखी तो ड्रेस को अपने हाथ में ले खुशी से ड्रेस को ले गोल गोल घुमाने लगी। तभी राकेश उसे पकड़ प्यार से बोले, क्या कर रही हो बेटा, गिर जाओगी। पंछी मुस्कुराते हुए बोलने लगी, पंछी कभी नहीं गिर सकती है जब तक उसके पापा उसके साथ है। अपने पुराने यादों को याद करते ही पंछी के आंखों में आंसू भर गए थे। 12 बजने को था। शौर्य कमरे का दरवाजा खोल शीशे के तरफ देखा। शीशे के पास खड़ी पंछी का चेहरा शीशे में देख शौर्य कमरे के दरवाजे को बंद कर उसके पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर पंछी के बहते आंसू को देख बोला, क्या मैंने तुम्हें फिर हॉट किया है? शौर्य के सवाल पर पंछी अपने चेहरे को ना में हिला दी। तभी शौर्य उसे अपने तरफ कर उसके आंखों से बहते आंसू को पूछ प्यार से पूछा, तो फिर अपने मेकअप को क्यों बिगा रही हो? शौर्य के सवाल पर पंछी शौर्य के गले से लग फुट फुट कर रोते हुए बोली, जब पापा मेरे साथ मेरा आखिरी बर्थडे बना रहे थे तो उन्होंने भी पंछी को रेड फ्रॉक दिया था, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। जब जब राकेश का जिक्र होता था शौर्य को बहुत बुरा लगता। कहीं ना कहीं आज उसके कारण ही राकेश इस दुनिया में नहीं था। शौर्य उसके बालों को प्यार से फेरते हुए अपने मन में ही बोला, सॉरी राकेश, लिटिल थिंग को तुमसे दूर करने के लिए, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ लिटिल थिंग को मैं बहुत खुश रखूंगा।
राकेश से अपने मन में ही प्रॉमिस करने के बाद शौर्य उसे खुद से दूर कर हल्का झुक उसके बहते आंसू को पोंछ उसके हाथ को पकड़ उसके दिल पर रख उसके आंखों में देख बोला, किसी ने कहा था मुझे उसके पापा उसके दिल में है। शौर्य ने जब पंछी का कहा बात बोला तो पंछी शौर्य के आंखों में देखने लगी। शौर्य भी उसके आंखों में देख मुस्कुराते हुए बोला, दोबारा कभी मत रोना, नहीं तो तुम्हारे दिल के जिस कोने में तुम्हारे पापा रहते हैं उन्हें बहुत दर्द होगा। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने बचे हुए सारे आंसू पोंछ अपने चेहरे पर मुस्कान ले आई। फिर जैसे ही 12 बज शौर्य उसके गाल पर अपने हाथ प्यार से फेर बोला, हैप्पी बर्थडे लिटिल थिंग। पंछी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, थैंक यू साइको। पंछी ने आखिरी शब्द रुक कर कहा था। शौर्य उसे अपने गोद में उठा बोला, मैं साइको हूँ। पंछी ने झट से कह दिया, हाँ। ये सुन शौर्य उसे गोल गोल घुमाने लगा तो पंछी बोल पड़ी, क्या कर रहे हो, गिर जाओगे और अपने साथ मुझे भी गिराओगे। तभी शौर्य रुक प्यार से बोला, न मैं गिरूंगा और ना ही तुम्हें कभी गिरने दूंगा। शौर्य का बात सुन पंछी एक पल के लिए उसके आंखों में देखती रही। वही उसके आंखों में देखते हुए शौर्य उसके आंखों में पूरा खो चुका था। वो उसे अपने गोद में लिए उसके होंठों के करीब जा रहा था। तभी उसे याद आया, सब कोई नीचे वेट कर रहे हैं। शौर्य अपने आप को रोक उसके आंखों में देखते हुए उसे अपने गोद में उठाए ही बाहर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी मुंबई पहुंच गया था। मुंबई पहुंचने के बाद वो शौर्य के मेंशन आने के लिए निकल गया। वही वैभव, कुसुम और ईशानी तीनों भी पहुंच गए थे और तीनों होटल में जा रुक गए थे, क्योंकि इतने रात को घर जाना वैभव कुसुम दोनों को ही सही नहीं लग रहा था। दोनों ने सोचा था पंछी के साथ ही वो वैभव और अपने मायके दोनों जगह हो आएगी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य पंछी को अपने गोद में उठाए नीचे जाने लगा। पूरा मेंशन अंधेरा था, बस जहां जहां वो चल रहा था गोल का नीला लाइट उनके साथ चल रास्ता दिखा रहा था। वही पंछी को समझ नहीं आ रहा था शौर्य कर क्या रहा है। वो चारों तरफ देखने का कोशिश की पर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सीढ़ियों से नीचे आते ही गुलाब के पंखुड़ियों का बरसात होने लगा। जैसे ही फूल का पंखुड़ी पंछी के चेहरे पर गिरने लगा, पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया और उसके चेहरे पर आए मुस्कान को देख शौर्य के होंठों पर भी मुस्कान छा गया। तभी जोर के धमाके के साथ लाइट ऑन हुआ और सब एक साथ चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे पंछी। सभी के आवाज को सुन पंछी के चेहरे का मुस्कान बड़ा हो गया। तभी शौर्य उसे अपने गोद से नीचे उतार दिया और पंछी की दोनों फ्रेंड उसे गले से लगा ली। दूसरी तरफ कृतिका उसे कॉल की जा रही थी पर पंछी कॉल नहीं उठा नहीं रही थी तो उसका चेहरा उदासी से भर गया। तभी अनुज उसके पास आ प्यार से बोला, जान मैसेज कर दो, शायद पंछी सो गई होगी। अनुज की बातों को सुन कृतिका ने वैसा ही किया। वही शौर्य के मेंशन में सभी साथ मिल पंछी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। बड़ा सा केक लाया गया, प्रीता ने कैंडल जला दिया तो पंछी अपने हाथ जोड़ विश मांगी, फिर सारे कैंडल्स बुझाने लगी। वही सभी क्लैप करते हुए उसे विश कर रहे थे। कैंडल बुझाने के बाद पंछी केक कटकर सबकी तरफ देखी पर सबसे पहले बगल में खड़े शौर्य के होंठों के सामने केक लाई तो शौर्य उसके हाथ को मोड़ उसके करीब केक कर बोला, पहले तुम। ये सुन मुस्कुराते हुए पंछी केक खा ली, फिर उसका बचा पूरा केक शौर्य खा गया। अब पंछी का झूठा वो अपने अलावा तो किसी को खाने नहीं दे सकता था। पंछी फिर सभी को केक खिलाने लगी। तभी मेन डोर का बेल रिंग होने लगा तो सभी उस तरफ देखने गए तो मिहिर दरवाजा खोल देखने चला गया। जब दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे के सामने एलेक्स नजर आया। एलेक्स को देख मिहिर अफसोस से अपने चेहरे को हिला, बोला, क्या यार, रात भर का भी सब्र नहीं है। मिहिर की बातों को सुन एलेक्स अंदर आते हुए बोला, तेरे अंदर तो रात का भी सब्र नहीं, पहले खुद का देख फिर मुझे बोल। इतना कह वो अंदर जाने लगा। वही मिहिर अपना सड़ा सा मुंह बना दरवाजा बंद कर वो भी अंदर आने लगा। एलेक्स और उसके पीछे मिहिर दोनों ही हॉल आ गए। एलेक्स को देख शौर्य को समझ आ रहा था वो क्यों आया होगा, वही आर्यन को भी, बस उसे देख विवेक और पंछी हैरान थी। दूसरी तरफ एना प्रीता दोनों एक दूसरे को देखी। दोनों को एलेक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी पंछी केक लिए एलेक्स के पास जा बोली, एलेक्स भैया आप। इतना कह उसके होंठ के पास केक ले गई तो एलेक्स हाफ उसी से तोड़ पंछी की तरफ बढ़ा दिया। फिर दोनों साथ ही एक दूसरे को खिलाए। जब केक कटिंग खत्म हो गया तो सभी साथ रात का डिनर करने के लिए गए। एलेक्स अपने उसी हालत में डिनर करने को था। तभी शौर्य बोल पड़ा, ऐसे ही डिनर करना है तुम्हें। शौर्य की बातों को सुन सभी एलेक्स के हालत को देखे। वही एलेक्स भी अपने आप को देखा। वो डॉक्टर की कोर्ट में ही आ चुका था। वो सिल्ली सा मुस्कान दे अपने बालों पर सिर फेर लिया। तभी आर्यन बोल पड़ा, जल्दी जा नहीं तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। ये सुन एलेक्स उसे घूर कर देखा, फिर बोल पड़ा, शौर्य तेरा कपड़ा ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी में एलेक्स कपड़ा लाना ही भूल गया था। ठीक है। शौर्य का ठीक है सुन एलेक्स चला गया। उसके बाद सभी खाना ना शुरू कर एलेक्स का इंतजार करने लगे।
तब तक सब बातें करने लगे थे। तभी मिहिर खड़ा हो बोला, मैं आता हूँ। इतना कह वो चला गया। कुछ वक्त के बाद मिहिर अपने हाथ में बड़े से बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ा हुआ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। तभी अना प्रीता को याद आया वो दोनों भी अपना गिफ्ट नहीं दी थी। मिहिर ने अपना गिफ्ट पंछी की तरफ बढ़ा, बोला, ये मेरे और विवेक की तरफ से। पंछी मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले ली। तब तक एलेक्स भी आ चुका था। वो अपने सिर पर हाथ फेर बोला, सॉरी पंछी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। तभी पंछी मुस्कुराते हुए मिहिर विवेक की तरफ देख, थैंक यू भैया, बोली। फिर एलेक्स की तरफ देख बोली, कोई बात नहीं एलेक्स भैया, आपका यहाँ होना ही मेरे लिए गिफ्ट है। तभी अना प्रीता दोनों ही बोली, हम दोनों तुझे कल गिफ्ट देंगे। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी। वही आर्यन बोल पड़ा, लिटिल डेविल, ये पूरा डेकोरेशन मैंने किया है, यही अपने लिए गिफ्ट समझ लो। ये सुन अना बड़बड़ाते हुए बोली, कंजूस कहीं का, साथ ही पूरा क्रेडिट भी सजाने का अकेले ही ले लिया, बेशर्म। आर्यन को उसका कहा एक एक शब्द सुनाई दिया था। वो मुड़ अना की तरफ घूर कर देखा। तभी अना अपने मुंह को फेर ली। फिर पंछी गिफ्ट साइड में रख दी। सभी ने साथ खाना खाया। उसके बाद सभी कमरे के अंदर जाने लगी। पंछी भी गिफ्ट पकड़ अना प्रीता के साथ जाने को थी, पर तभी शौर्य उसका कंधा पकड़ उसे जाने से रोक लिया। पंछी शौर्य को घूर कर देखी, वही उसकी दोनों दोस्त। पंछी को साथ न चलता देख दोनों मुड़कर देखी। तभी शौर्य बोला, तुम दोनों जाओ। ये सुन दोनों कुछ न पूछ शांति से चली गई। दोनों के जाते ही पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ, क्यों रोके हो मुझे? पंछी के सवाल का कोई जवाब न दे शौर्य अपने जेब से लाल रंग का छोटा सा कपड़ा निकाल पंछी के आंखों में फोल्डेड करने लगा। तभी पंछी पूछ पड़ी, क्या कर रहे हो शौर्य? शौर्य कोई जवाब न दे उसके आंखों में कपड़ा बांध उसे अपने साथ ले जाने लगा। कुछ ही वक्त में शौर्य पंछी को टेरेस पर ले गया। वही पंछी पूरे वक्त पूछती रही, पर जवाब में उसे कुछ नहीं मिला। टेरेस पर आने के बाद शौर्य पंछी के आंखों से कपड़े को खोलने लगा। जैसे ही कपड़ा पंछी के आंखों से हटा, पंछी अपने आंखों को धीरे कर खोली। कपड़ा बंधे होने के कारण शुरुआत में हल्का ब्लर दिखा, पर धीरे धीरे जैसे ही उसे सब साफ नजर आया, सामने का डेकोरेशन, बाकी सब देख हैरान हो गई। शौर्य तभी अचानक से पंछी को अपने गोद में उठा लिया। तो पंछी बोल पड़ी, क्या कर रहे हो शौर्य? शौर्य उसे जमीन पर लगाए गद्दे पर जा उसे उस गद्दे पर रख बोला, बस इस रात को सबसे खूबसूरत रात बना रहा हूँ। शौर्य का बात सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर पंछी अपने आसपास के सजावट को मुस्कुराते हुए देखने लगी। हर जगह लाइट लगी हुई थी। जमीन पर गद्दा बिछा था जिसे प्रिंसेस की तरह व्हाइट चादर और नीले लाइट से सजाया गया था, और पूरे गद्दे पर गुलाब की पंखुड़ी छीटा गया था। साथ ही सामने गिटार रखा हुआ था। पंछी का ध्यान उस गिटार पर जा रुक गया। तभी शौर्य एक कांच के डब्बे को साइड से निकाला जिसके अंदर ढेर सारे जुगनू थे। शौर्य पंछी के सामने उसे ले जा डब्बे को खोल दिया। जब जुगनू डब्बे से निकाल पंछी के आसपास मंडराने लगा तो पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। पंछी उस जुगनू को मुस्कुराते हुए देख अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहती थी, पर पकड़ ही नहीं पा रही थी। तभी शौर्य पंछी के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही शौर्य उसके हाथ को पकड़ा, पंछी अपने चेहरे को मोड़ उसके आंखों में देखने लगी। वही शौर्य पंछी के आंखों में डूबे हुए पंछी के हथेली को सीधा कर दिया। उसके हथेली के नीचे अपने हथेली को रख शांत कर दिया। तभी सारे जुगनुआ पंछी के हथेली पर आ बैठने लगा। तभी पंछी को अपने होंठ में जुगनू के बैठने का एहसास हुआ तो पंछी अपने चेहरे को मोड़ अपने हथेली पर बैठे जुगनू को देखने लगी। पंछी जुगनू को अपने हथेली पर मैं देख मुस्कुराते हुए अपने मुट्ठी को बंद करने वाली थी, पर तभी जुगनू उड़ गया। ये देख पंछी सेड हो गई। तभी शौर्य उसके हाथ को नीचे करते हुए बोला, लिटिल थिंग, ये जुगनू और तुम एक जैसी हो। शौर्य की बातों को सुन पंछी झट से अपने चेहरे को मोड़ उसकी तरफ देखने लगी। तभी शौर्य उसके आंखों में देख आगे बोल पड़ा, जुगनू को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करोगी तो ये उड़ जाएगा, वैसे ही तुम्हें कोई कैद करने का कोशिश किया तो तुम उड़ जाओगी। शौर्य की बातों को सुन उसके आंखों में देखते हुए पंछी बोली, पर पंछी को तो तुम कैद कर लेते हो। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, क्योंकि मेरे पिंजरे में तुम्हारे लिए सिर्फ आज़ादी है। शौर्य की बातों को सुन पंछी कुछ सोचते हुए बोली, और जब मुझे आज़ादी फील ना हो तो? पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके चेहरे से अपने हाथ को हटा बोला, तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। शौर्य की बातों को सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो अपने नजरों को बस झुका दी। तभी शौर्य गिटार उठा पंछी की तरफ देखते हुए गिटार का ट्यून स्टार्ट कर दिया। तभी पंछी अपने नजरों को उठा शौर्य की तरफ देखी। वही शौर्य गिटार बजाते हुए पंछी के आंखों में देखते हुए गाना शुरू कर दिया। आए तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे।
मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तोड़ दे दे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वर दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वर दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे। पंछी को नहीं पता था शौर्य इतना अच्छा गाता है। पंछी शौर्य के आंखों में देखने लगी, वही शौर्य भी पंछी के आंखों में डूबते हुए आगे के गाने को गाए जा रहा था। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, इश्क की दास्तां जुड़ा है मेरी, तू ही दोनों जहां बखुदा है मेरी, यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वर दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वर दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। गाने की धुन को खत्म करने के बाद शौर्य गिटार को साइड में रख पंछी को देखने लगा, तो पंछी उसके आंखों में देख अपने हाथ को आगे कर पूछी, मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे मुझे? पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके हाथ को नीचे कर उसके आंखों पर अपने दूसरे हाथ को रख बोला, अपने आंखों को बंद कर लो। ये सुन पंछी अपने आंखों को बंद कर ली, वही शौर्य अपने हाथ को उसके आंखों से हटा, बोला अपने आंखों को मत खोलना। इतना कहते हुए वो अपने हाथ को जेब के अंदर ले जा प्यारा सा पेंडेंट निकाल पंछी के गले में जा पहनाने लगा। तभी पंछी ने अपने आंखों को खोल दिया और बस पेंडेंट को देखने लगी। तभी शौर्य डायमंड का बेहद खूबसूरत पेंडेंट पहनाने के बाद उससे दूर हो बोला, इसे कभी खुद से दूर मत करना, न ही खोना, अगर मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुमने खो दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शौर्य का बात सुन पंछी अपना मुंह बना बोली, गिफ्ट धमकी देकर कौन देता है? ये सुन शौर्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर बोला, मैं। इतना कह उसके होंठों के करीब जा अपने होंठों को उससे मिला चूमने लगा। उसके चूमने से पंछी अपने आंखों को बंद कर दी, वही शौर्य उसे प्यार से चूमते हुए बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर ही लेट उसके होंठों के रस को स्वाद लेते हुए पूरे रस को चूसते हुए पीने लगा। शौर्य के उसे किस करने से पंछी उसके टी शर्ट पर अपने होंठ को रख उसकी टी शर्ट को अपने मुट्ठी में भर उसके चूमने में उसका साथ देने लगी। पंछी उसे चूमते हुए अपना कंट्रोल खुद से खोता हुआ महसूस करने लगी। वो अपने हाथ को उसके बैट के पास जैसे ही ले गई, शौर्य उसे चूमना बंद कर उसके हाथ को रोक बोला, क्या कर रही हो लिटिल थिंग? पंछी शौर्य के आंखों में देखते हुए बोली, तुमने ही तो कहा था मेरे मर्जी के बगैर तुम कभी नहीं करोगे, तो आज मेरी मर्जी है। पंछी के बातों को सुन शौर्य खुश तो था, यहाँ तक कि वो भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, पर ऐसे नहीं। शौर्य उसके आंखों में देखते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा प्यार से बोला, तुम चाहती मैं भी चाहता, पर अभी सही वक्त नहीं। शौर्य की बातों को सुन पंछी के आंखों में आंसू भर गया। वो अपने नम आंखों से शौर्य को देख पूछी, क्यों सही वक्त नहीं है? क्या मैं अभी भी तुम्हें बच्ची लगती हूँ? शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। शौर्य उसके बगल में लेट बोला, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले मैं इस रिश्ते को नाम दे दूँ। ये बात सुन पंछी झट से उठ उसके ऊपर चढ़ बोली, नाम? कैसा नाम? शौर्य पंछी के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, शादी कहते हैं उसे। ये सुन पंछी के चेहरे का मुस्कान बड़ा हो गया। वो झट से पूछ पड़ी, कब करेंगे हम शादी? पंछी के एक्साइटमेंट को देख शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें शादी का जल्दी है या गिफ्ट्स का? शौर्य ने जब ये कहा तो पंछी को अपना कहा बात याद आ गया, जो उसने शौर्य से अपने नादानी में कहा था। वो शर्म से अपने चेहरे को शौर्य के सीने में जा रख अपने चेहरे को छिपा ली। वही शौर्य उसके बलों पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए अपने मन में ही बोला, तारा मुझसे हर दिन शादी का पूछती थी और मैं उसे हमेशा हो जाएगा कहता रहता था, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। शादी के बिना इस रिश्ते को तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इतना कह वो अपने दोनों हाथ से पंछी को अपने बाहों में समेट आसमान को देखने लगा। वही पंछी को उसके सीने में सिर रख बहुत सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। पंछी उसके सीने में सिर रखे ही सो चुकी थी, वही शौर्य भी उसे अपने बाहों में भर सो गया। सुबह का वक्त हो चुका था। शौर्य का फोन बजे जा रहा था, पर शौर्य तो अपने फोन को साइलेंट कर रखा था। कॉल करने वाला मिहिर था। जब शौर्य कॉल नहीं उठाया तो फिर मिहिर पंछी के फोन में कॉल करने लगा, पर पंछी का फोन शौर्य के रूम में था, जिस कारण वो भी फोन नहीं उठा रही थी। वही दूसरी तरफ ऐना का भी नींद जल्दी ही खुल गया था। वो कमरे से बाहर निकली ही थी, तभी उसने देखा आर्यन अपने हाथ में प्रोटीन ड्रिंक लिए जा रहा था, तो ऐना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। आर्यन टेरेस की तरफ जा रहा था, वही ऐना भी उसके साथ उसके पीछे पीछे टेरेस पर जाने लगी। वही मिहिर के पास भी आखिर ऑप्शन यही बचा था, वो टेरेस जा शौर्य को बोले, क्योंकि वैभव, कुसुम और ईशानी के साथ पंछी के हॉस्टल कुछ वक्त के बाद चले ही जाएगा, और अगर पंछी वहां नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
मिहिर टेरेस की तरफ जाए जा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन टेरेस गया तो उसके भाई शौर्य के ऊपर पंछी को सोया हुआ देखा तो वो झट से मुड़ गया। वही एना उसके पीछे ही थी। जैसे ही वो मुड़ा, उसे एना का चेहरा अपने करीब दिखा तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। वही मिहिर भी टेरेस आ गया। मिहिर ने एना आर्यन को एक दूसरे को देखता हुआ देखा, फिर आगे की तरफ देखा। वही आर्यन मिहिर के आते ही अपने नज़र को एना से फिर उसके दोनों बाजू पर अपने हाथ रख अपने सामने से हटा। शौर्य के ऊपर पंछी को सोया देख धीरे से बोला, भाई ने रोमांस के लिए अच्छा जगह चुना है। आर्यन की बातों को सुन एना उसके सामने खड़ी हो अपने पैर उछलकर अपने हाथ उसके आंखों पर रख कहती है, शर्म नहीं आता अपने भाई और फ्यूचर भाभी को ऐसे देखते हुए। वही ये लोग के खिटीर पिटीर से शौर्य का नींद खुलने लगा। वही मिहिर भी जैसे ही देखा शौर्य जाग रहा है, वो तो झट से वहां से चला गया। वही शौर्य का नींद खुला तो वो अपने आंखों को खोल आर्यन एना की तरफ देखा, फिर झट से पंछी को खुद से दूर कर गद्दे पर सुला उसके ऊपर अच्छे से कंबल ढक अपने कठोर आवाज में बोला, तुम दोनों क्या कर रहे हो। आर्यन एना जो एक दूसरे के एहसास में खोए हुए थे, शौर्य का आवाज सुन दोनों ही होश में आ गए। फिर आर्यन झट से एना के हथेली को अपने आंखों से हटा, उसे साइड कर अपने भाई की तरफ देख बोला, भैया मैं तो वर्कआउट करने आया था। इतना कह अपने बालों पर हाथ रख सिल्ली सा स्माइल देते हुए बोला, पर आप और लिटिल डेविल। इतना कह बस सिल्ली मुस्कान देने लगा। वही उसे ही देख रही एना हैरान थी, किसी से ये इतने पोलाइटली बात भी करता है, ये एना ने नहीं सोचा था। पर शौर्य है भी खतरनाक। वो एना को जितना हैंडसम दिखता था इससे कई गुना ज्यादा डरावना लगता था। एना अपने ही ख्यालों में गुम थी, तभी उसके कानों में शौर्य का आवाज गया, तुम क्यों आए हो। एना को तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था मुड़कर शौर्य को जवाब दे, पर जवाब तो देना ही था। वो घबराते हुए मुड़ शौर्य की तरफ देख अपना रोंदू चेहरा बना बोली, आर्यन ने मुझे जबरदस्ती लाया है। एना की बातों को सुन शौर्य अपने भाई को घूर कर देखा। वही आर्यन झट से बोल पड़ा, भैया ये झूठ बोल रही है। इतना कह आर्यन एना को घूर कर देखा, तभी एना रोने का नाटक कर बोली, खम्मम देखिए भैया ये मुझे डरा रहे हैं। शौर्य अपने बालों पर हाथ फेर टाइम देखा, फिर बोल पड़ा, आर्यन एना को सॉरी बोलो और अपने हरकतों से बाज आओ। आर्यन अपना मुंह बना गुस्से में एना को घूर कर देख बोला, सॉरी। आर्यन के मुंह से सॉरी सुन एना को तो लग रहा था वो कोई जंग जीत गई हो। तभी शौर्य बोल पड़ा, एना रेडी हो जाओ और प्रीता को भी बोलो, मैं पंछी को ले आता हूँ। ये सुन एना झट से बोली, हाँ भैया, फिर भागते हुए चली गई। उसके जाते ही आर्यन बोल पड़ा, भैया मैंने कुछ नहीं किया। शौर्य गहरी सांस ले कठोरता से उसका नाम लिया, आर्यन। अपना नाम कठोरता से सुन आर्यन वहां से जाने में ही समझदारी समझा। वही दोनों के जाते ही शौर्य सोई पंछी की तरफ देखा। इतना शोर होने के बावजूद पंछी की नींद में जरा सा भी फर्क नहीं आया। वो अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे देखते ही शौर्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसकी तरफ झुक उसके सिर पर प्यार से चूम अपने अट्रैक्टिव आवाज में बोला, लिटिल थिंग जाग जाओ। इतना शोर सुन जो नहीं उठी। शौर्य का एक आवाज सुनते ही उसका आंख खुल गया। पंछी अपने आंखों पर अपने हथेली को रख रगड़ते हुए बोली, क्या हुआ शौर्य। पंछी के सवाल पर शौर्य खड़ा होते हुए बोला, तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं। ये सुन पंछी के तो होश ही उड़ गए। वो झट से खड़ी हो बोली, मम्मा पापा ने बताया क्यों नहीं। इतना कहते ही उसके चेहरे पर डर छा गया। उसके डरे चेहरे को देख शौर्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच अपने एक हाथ को उसकी कमर पर घुमा बोला, लिटिल थिंग मैं हूं तो फिर तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों। ये भी था शौर्य हो तो फिर पंछी को डरने का कोई जरूरत ही नहीं था। इतना कहने के बाद शौर्य उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ से मिला, उसे प्यार से लाइट किस कर बोला, गुड मॉर्निंग। इतना कह उसे छोड़ जाने लगा। वही पंछी तो उसके मॉर्निंग किस को पा खुशी से पागल हुए जा रही थी। वो भी फिर भागते हुए उसके पास जा उसके साथ नीचे जाने लगी। कुछ वक्त के बाद सभी हॉल में मौजूद थे। तभी विवेक बोल पड़ा, मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाता हूँ। शौर्य को अभी विवेक बॉस तो बोल नहीं सकता था क्योंकि एना और प्रीता मौजूद थी। वही विवेक की बातों को सुन शौर्य समझ रहा था विवेक जाना क्यों चाहता है। वही अगर पंछी के पहुंचने के पहले वैभव कुसुम आ गए तो कुसुम को कोई शक भी नहीं होगा तीनों के साथ विवेक को देखकर। और वैसे भी शौर्य को कॉलेज जाना था, वो पंछी से कॉलेज में मिल ही लेगा फिर से। पर चांसेस कम थे क्योंकि कुसुम अपनी बेटी से मिलने आई है तो कॉलेज तो जाने देगी नहीं। ठीक है, शौर्य ने विवेक को ले जाने को कह दिया तो विवेक तीनों को अपने साथ ले ही जाने को था। तभी अलेक्स बोल पड़ा, विवेक मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। पर क्यों। विवेक के सवाल का अलेक्स क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही शौर्य मिहिर आर्यन तीनों अच्छे से समझ रही थे। वही अलेक्स को कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। तभी आर्यन बोल पड़ा, बेचारे से रहा नहीं जा रहा है तेरे बिना।
एलेक्स आर्यन को घूर कर देखा, वही मिहिर भी दूसरी तरफ। विवेक के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तभी शौर्य बोल पड़ा, जल्दी जाओ, लेट हो जाएगा। शौर्य की बातों को सुन कोई सवाल जवाब ना कर एलेक्स के साथ चलने दिया। वही एलेक्स मन ही मन शौर्य का शुक्रिया अदा कर दिया। दूसरी तरफ ऐना जाते हुए आर्यन की तरफ देख अपने जीभ को निकाल उसे चिढ़ाने के नज़र के देख अपने दोस्तों के साथ जाने लगी। वही उसके हरकत को देख आर्यन का मुंह सरासा बन गया। वो पंछी कार में जा बैठ गए। सभी के बैठने के बाद विवेक कार स्टार्ट कर दिया। वही शौर्य आर्यन की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा तो आर्यन बोल पड़ा, भाई अब मैंने क्या किया है। शौर्य बस अफसोस से अपने चेहरे को हिला दिया और वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ वैभव को जब पता चला वो लोग निकल गए हैं तो कुसुम ईशानी के साथ वो भी निकल गया। कुछ वक्त के बाद वैभव का कार और विवेक का कार एक जगह एक साथ ही रुका। पंछी ने जैसे देखा उसकी मम्मा है, वो आपके सिर को नीचे कर बोली, माता रानी हेल्प मी। वही वो दोनों ने भी देखा तो पंछी के साथ सिर नीचे कर ली। तभी विवेक बोला, मैं बाहर जा, तुम्हारी मम्मा को डिस्ट्रैक्ट करता, तब तक तुम तीनों अंदर चली जाना। ये सुन तीनों एक साथ बोली, हाँ। तीनों ने जब हाँ कह दिया तो विवेक कार के बाहर जा तीनों के पास गया। विवेक को देख ईशानी मुस्कुराते हुए अपने भाई के पास आ उसके गले से लग गई। वही विवेक अपनी बहन के बालों पर प्यार से सिर फेरते हुए कुसुम वैभव की तरफ देख बोला, थैंक यू मेरी बहन को अपने साथ लाने के लिए। तभी कुसुम बोल पड़ी, थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों भी मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह हो। ये सुन विवेक के चेहरे पर मुस्कान छा गया। तभी एलेक्स भी कार से बाहर निकल वहां गया तो ईशानी एलेक्स को देख अपने भाई से दूर हो उसे देखने लगी। वही एलेक्स भी उसे ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ विवेक दोनों को एक दूसरे को देखता पाया तो उसके मन में दोनों को लेकर डाउट होने लगा। वही कुसुम एलेक्स के तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो बेटा तुम। तभी वो अपने नज़र को ईशानी से हटा कुसुम से बोल पड़ा, ठीक हूँ। फिर वो विवेक दोनों ही कुसुम को अपने बातों में फंसा कर रखा। तब तक तीनों हॉस्टल के अंदर भाग गई। तीनों जा चुकी थी। तभी कुसुम बोली, पंछी को बुला लेते हैं, उसे मैंने बर्थडे विश भी नहीं किया है। ये सुन विवेक मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। फिर सभी हॉस्टल की तरफ चले गए। वहां जाने के बाद पंछी को नीचे बुलाने को कह दिए तो वार्डन अंदर जा पंछी को इन्फॉर्म कर दी। पंछी अपने साथ अपनी दोनों दोस्त को भी ले आई। तब तक यश भी वहां आ चुका था। कुसुम ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। पंछी अपनी मम्मा पापा को देख दोनों का पैर छुए और दोनों ने उसे बर्थडे विश किया। फिर पंछी ईशानी के गले से लग गई। इतने दिनों के बाद पंछी ईशानी से मिल बहुत खुश थी। ईशानी ने भी उसे बर्थडे विश किया। फिर कुसुम पंछी की तरफ एक बैग बढ़ा। पंछी और प्रीता ऐना तीनों से बोली, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये सुन तीनों चली गई। तभी कुसुम विवेक एलेक्स की तरफ देख बोली, मानव मिहिर आर्यन तीनों कहाँ है। ये सवाल सुन विवेक बोल पड़ा, मुंबई में ही है। ये सुन कुसुम बोल पड़ी, बेटा तुम जानते हो ना, पंछी जिससे बात नहीं करती उसके साथ कुछ भी सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करती है। ये सुन दोनों ने हाँ कह दिया। तभी कुसुम आगे बोली, पर जिसे जानती है उसे देख बहुत खुश हो जाती है, तो उन तीनों को भी बुला लो। ये सुन विवेक बोला, ओके मैं बुलाता हूँ, पर मानव थोड़ा बिजी है, उसका पता नहीं वो आएगा कि नहीं। ये सुन कुसुम बोल पड़ी, ठीक है। वही वैभव अपने मन में ही बोला, पंछी के नाम पर वो कहीं भी आ जाएगा, कितना भी बिजी हो। अपने मन में वैभव बोले जा रहा था। वही विवेक कॉल करने लगा। दूसरी तरफ एलेक्स अब भी ईशानी को देखे जा रहा था। वही यश अपनी बुआ से बात करने के बाद वैभव के पास जा धीरे से बोला, फूफा जी मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसके बात करने के तरीके से वैभव समझ गया था उसे अकेले में बात करना होगा। वो कुसुम से बोला, कुसुम मैं यश के साथ कॉलेज से आता हूँ, कॉलेज में मुझे कुछ काम है। ये सुन कुसुम ने हाँ कह दिया। फिर दोनों सभी के नजरों से दूर चले गए। दूर आने के बाद वैभव पूछ पड़ा, क्या बात है यश। यश गहरी सांस भरते हुए बोला, फूफा जी मेरा एक हेल्प करिएगा। कैसा हेल्प। वैभव का ये सवाल सुन यश गहरी सांस ले बोला, क्या आप एक कंपनी को टेक ओवर कर सकते हो। यश का ये बात सुन वैभव हैरान था। फिर भी वो पूछ पड़ा, किस कंपनी को और क्यों। वैभव के सवाल पर यश अपने चमकती आंखों से ही देख बोला, आपने बुआ से जैसे प्यार किया है वैसे ही मुझे भी किसी से प्यार। इतना कह वैभव को सारा कहानी बताना शुरू कर दिया। यश का प्यार भरा पूरा कहानी में ट्विस्ट जान वैभव पूछा, प्रीता पंछी की दोस्त है ना। यश ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। वही दूसरी तरफ पंछी और उसकी दोनों फ्रेंड नीचे आ चुकी थी। वही दोनों भी बातें करने के बाद वही चली गए थे। उसके बाद सभी कार में जा बैठी। कार में बैठने के बाद कार स्टार्ट हो गया। पंछी अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वही कुसुम थोड़ा परेशान,
कुसुम को परेशान देख वैभव कुसुम के हाथ में अपना हाथ रख उसे अपने आंखों से ही इशारा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शौर्य को पता चला कुसुम चाहती है वो सब आई तो वो क्लास ना जाने का फैसला कर लिया और आर्यन मिहिर के साथ निकल गया और जो एड्रेस विवेक ने भेजा था वहां जाने के लिए अपनी कार को रफ्तार में भागते जा रहा था। कुछ वक्त के बाद पंछी लोगों के पहुंचने से पहले ही शौर्य वो रिजॉर्ट पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद शौर्य कार के लद्दाखियों के आने का इंतजार करने लगा। वही अपने भाई का बेकरारी देख आर्यन मिहिर से अपने धीरे आवाज में बोला, मेरा भाई मेरे लिए इतना बेकरार नहीं रहता। इतना कह अपना मुंह बच्चों जैसा बना दिया। वही उसके बात को सुन मिहिर हंसने लगा। तभी पंछी लोग भी आ गए। उन लोग से पहले आता देख कुसुम सबसे ज्यादा हैरान थी। वही मानव सर को देख यश कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी उसके रिएक्शन को देख पंछी अपने भाई के मुंह पर हाथ रख उसे घूर कर देखी। यश को तो कोई मामला समझ ही नहीं आ रहा था, पर इतना समझ आ गया था उसे चुप रहना है। सभी कार से बाहर निकल चुके थे। शौर्य कुसुम से मिला, फिर वैभव से हैंडशेक कर पंछी को देख फिर उसे विश किया। फिर आर्यन और मिहिर भी मिला। आर्यन अब भी वैभव को अपने मेंटोर और सर ही मानता था। सभी फिर रिजॉर्ट के अंदर जाने लगे। तभी पंछी का पैर पत्थर से टकरा। वो गिरने ही वाली थी पर शौर्य उसे गिरने से बचा लिया। ये देख कुसुम तो घबरा ही गई थी। वो बोलने ही जा रही थी, तभी शौर्य बोल पड़ा, देखकर चलना नहीं आता है, कितनी बार कहा हूँ, चल रही हो तो ध्यान सिर्फ चलने पर दो, पर जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही मन जो इधर से उधर उड़ता रहता है। शौर्य के आंखों में पंछी के लिए प्यार केयर नजर आ रहा था। कुसुम को ये देख उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे। तभी कुसुम की नजरों को देख वैभव बोल पड़ा, पंछी तुम ठीक हो? वैभव की आवाज को सुन शौर्य शांत हो गया। तभी उसे यह एहसास भी हुआ कि वो सभी के साथ है, ऐसे पंछी को नहीं बोल सकता है।